सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। भविष्य के सभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का और केमिस्ट्री के जानने वालों का केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले वाले वीडियो की बात करूं तो हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया के वेग के प्रकार के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें हमने पढ़ा पर्टिकुलर औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। उसके बाद में हमने बात की अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अत्यंत मंद अभिक्रियाएं। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जरूर क्वेश्चन होता है, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अगर हम बात करें तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 आता आपके पास में क्रिया कारकों तथा क्रियाफलों की सांद्रता। नंबर 2 आता आपके पास में क्रिया कारकों की प्रवृत्ति या प्रकृति। नंबर 3 आता है आपके पास में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 आता है आपके पास में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, वो जानना है। नंबर 6 जस्ट यू कैन से आप कह सकते हैं क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। नंबर 7 आता आपके पास में माध्यम की प्रवृत्ति। और नंबर 8 आता आपके पास में विकिरण। ये है आपके पास में महत्वपूर्ण कारक जिनका आपको अध्ययन करना है। इस क्रम में 1 बाय 1 फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में आता क्रिया कारकों तथा क्रियाफलों की सांद्रता। नंबर 1 क्रिया कारकों व क्रियाफलों की सांद्रता। इस क्रम में बात करूं तो आमतौर पर आपने क्लास 11 में पढ़कर रासायनिक साम्य या साम्यावस्था में, वहां गुलबर्ग-वागे का नियम है। गुलबर्ग-वागे का नियम, जिसे हम आमतौर पर सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं। तो गुलबर्ग-वागे के नियम या सक्रिय द्रव्यमान के नियम से क्या कहता है सक्रिय द्रव्यमान नियम, कि किसी भी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों या क्रियाफलों की सांद्रता के। मतलब अगर क्रिया कारकों या क्रियाफलों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि क्रिया कारकों या क्रियाफलों की सांद्रता बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, तथा क्रिया कारकों या क्रियाफलों की सांद्रता
सांद्रता घटने पर अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ये था आपके पास में पहला कारक। दूसरा कारक आता है आपके पास में क्रिया कारकों की प्रवृत्ति। तो यह आ गया आपके पास में नंबर 2, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर क्रिया कारकों की प्रवृत्ति। क्रिया कारकों की प्रवृत्ति, यहां बात करें तो यदि क्रिया कारक आपके पास में आयनिक हो या ध्रुवीय हो, तो हम पढ़ चुके हैं आयनिक अभिक्रिया में तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, तो इनके लिए अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जबकि अगर क्रिया कारक सहसंयोजी हो या अध्रुवीय हो तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। इसी कारण अगर हम बात करें तो NaCl की जल में विलेयता, एग्जाम्पल NaCl एक आयनिक यौगिक है कि जल में विलेयता शर्करा की अपेक्षा तीव्र होती है। ये थी आपके पास में नंबर 2 कारक। नंबर 1 क्रिया कारकों या क्रियाफलों की सांद्रता गुरुत्वाकर्षण के नियम से समानुपाती होती है। और नंबर 2 क्रिया कारकों की प्रवृत्ति अगर ध्रुवीय और आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा, और सहसंयोजी है तो अभिक्रिया का वेग मंद गति से होगा, यानी कि यहाँ अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यहाँ अभिक्रिया का वेग घटेगा। इसी कारण आयनिक यौगिकों की जो अभिक्रिया होती है तीव्र गति की होती है, चाहे वो विलेयता ले ले या अदर कोई रिएक्शन। और सहसंयोजी यौगिक की बात करूं तो शर्करा यहाँ पे सहसंयोजी है, उसकी विलेयता जल में कम होगी। ये थी बात 2 कारक की। अगले स्लाइड में बात करेंगे ताप की, दाब की, उत्प्रेरक की और क्रिया कारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल, माध्यम की प्रवृत्ति और विकिरण की। तो इसी क्रम में बात करें, अगला कारक आता आपके पास में ताप का प्रभाव। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसे जानना है। लो स्टैंडर्ड कक्षा 10 से आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं कि अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपके पास में, या आगे आपके पास ताप का प्रभाव। वहां आपके पास में 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जो कि ऊष्मा को मुक्त करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो कि ऊष्मा को अवशोषित करते हैं क्रिया कारक से क्रियाफल में बदलते समय। तो ऊष्मा क्षेपीय ऊर्जा को ऊष्मा को मुक्त कर रही है। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अगर ताप बढ़ा दिया गया, तो ये तो पहले से ही ऊष्मा को मुक्त कर रही है, तो ताप बढ़ाने पर यहाँ अभिक्रिया का वेग घटता है। जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। आमतौर पर ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया कारकों में यहाँ टक्कर बढ़ती है, टक्कर बढ़ने से पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में घटेगा और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में बढ़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आमतौर पर NH4Cl, NaCl, KCl की जल में विलेयता, या इसे तो हम पर्टिकुलर ऊष्मा क्षेपी की बात ना करें तो यहां ले लें, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं। तो NH4Cl, NaCl
KCl की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि ये ऊष्मा शोषक विक्रिया देते हैं। वहीं पे बात करूं तो मैं CaCO3, CaO तथा NaOH की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ये था आपके पास में तीसरा कारक, ताप का प्रभाव। इसी में बात करें तो नंबर 4, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव केवल और केवल क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही असंपीडित होते हैं, मीन्स उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संपीड़ित नहीं होते हैं। दाब का प्रभाव केवल उन्हीं गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है, वे गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारकों की सांद्रता क्रिया फलों से अधिक हो, उनके लिए अगर आपने दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बॉयल के नियम से बढ़ता है। बॉयल का नियम, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल की बात करूं तो N2 प्लस थ्राइस H2, आप देख सकते हैं क्रियाकारों की सांद्रता ज्यादा है, 1 मोल और 3 मोल 4 मोल हो गए। क्रियाफल यहाँ पे 2 है, तो दाब बढ़ाया तो उस पोजीशन में आयतन कम होगा, 4 से 2 मोल बनेंगे। अभिक्रिया का वेग अगर दिशा की ओर अधिक होगा, अधिक से अधिक एनर्जी की प्राप्ति होगी। ये था आपके पास में नंबर 4 फैक्टर। इसी क्रम में धीरे धीरे चलते हुए दाब का प्रभाव हमने जान लिया है कि केवल और केवल उन्हीं गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ेगा जिनमें क्रियाकारक के अणुओं की संख्या क्रियाफलों से अधिक हो। उन अभिक्रियाओं को पर दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। अब जो बात करने वाले हैं, पांचवें फैक्टर की बात करने वाले हैं, वो है आपके पास में उत्प्रेरक। सबसे पहले जानेंगे उत्प्रेरक होते क्या है। तो ये आ गया आपके पास में उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उनका वेग बढ़ा देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये तो थी बात उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा में कमी कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये था बात आपके पास में उत्प्रेरक की। इस प्रकार से अगर एक वक्र खींचे, यहां आपके पास में ऊर्जा आती है, यहां आपके पास में आता है समय, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये आपके पास में आता है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। जैसे आप उत्प्रेरक लेंगे तो ये अधिकतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है यहां तक,
जैसे पैर की यूज मिल गया तो सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाएगी, सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाएगी ये वाली ऊर्जा आमतौर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उपस्थिति, इस स्थिति में क्रियाकारी पदार्थ शीघ्रता से क्रियाफल में बदल जाएगा सक्रियण ऊर्जा में कमी होने के कारण से। ये था आपके पास में उत्प्रेरक। अंतिम आता है थर्ड लास्ट, क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह आ गया आपके पास में क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। मतलब क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। यही कारण है कि एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का जलाया जाए और उतने ही बराबर अमाउंट में बुरादा लकड़ी का ले लिया जाए तो पहले बुरादा जलेगा, क्योंकि बुरादे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो यहां एक एग्जाम्पल भी ले लें, कोयले का बुरादा समान द्रव्यमान वाले कोयले के टुकड़े से पहले जलता है, यानी कि उसकी अभिक्रिया का वेग शीघ्र होगा, तीव्र होगा, जल्दी से जल्दी उसका दहन होगा। ये था आपके पास में 6 कारक। 2 कारक की ओर बात करेंगे, अच्छे से पढ़े। सातवां कारक आता आपके पास में माध्यम की प्रवृत्ति, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं, माध्यम की पीएच के नाम से भी जान सकते हैं। पीएच, फ्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी विलयन की पीएच किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है उसको जाने। यह आता आपके पास में 7वां कारक माध्यम की प्रवृत्ति, या इसे आप कह सकते हैं माध्यम की पीएच भी कह सकते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित पीएच पर संपन्न होती है। अगर इस पीएच का मान कम और ज्यादा हो गया तो अभिक्रिया का वेग भी घट जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मानव शरीर की पीएच का मान 7.2 से 7.4 होता है। आपको मालूम है इससे कम हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो गई तो अभिक्रिया में पाचन की दर, यानी कि पाचन की अभिक्रिया का दर जो है रेट, वो कम हो जाएगा। मीन्स पीएच के परिवर्तन होने से अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। ये था आपके पास में माध्यम की प्रवृत्ति या पीएच। अंतिम आता आपके पास में 8वां कारक विकिरण। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आमतौर पर प्रकाश, HV, UV आदि की उपस्थिति में संपन्न होती है। उन्हें प्रकाश
रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता के। इसके रिगार्डिंग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ले लें। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सर्वाधिक दोपहर समय में होती है, क्योंकि 12 से 2 के बीच में प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दर जो है वो दोपहर समय में अधिक होगी। इसके अलावा और बात करें तो H2 + Cl2 निर्माण हो गया 2 of HCl। ये भी अपने आप में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। H में यहाँ पे फोटोन है, ऊर्जा। इस अभिक्रिया में भी अभिक्रिया का वेग H2 Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, यहाँ H में प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा। ये था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। इसी क्रम में आगे एक और टॉपिक बात करते हैं। छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं उस पर, कि अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से समझें, पेपर पेन वर्क करें, क्योंकि पेपर पेन वर्क किए बिना उसको डिराइव करना संभव नहीं है। राजस्थान बोर्ड और हिंदी मीडियम में उसका डेरिवेशन जरूर आता है आपके पास में। तो यह आ गया आपके पास में अभिक्रिया का, ये कर दिया अभिक्रिया का वेग नियतांक, जिसको हम डिनोट करते हैं K से, तथा मात्रक। बोले तो वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है वो जानेंगे। इसके लिए कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया हमने ले ली N1 of A प्लस N2 of B, बदल गया आपके पास में उत्पाद में, मीन्स प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। तो सक्रिय द्रव्यमान के नियम से, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से या गुलबर्ग-वागे के नियम से बात करूं तो अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपाती होता है क्रियाकारकों की सांद्रता के। क्रियाकारक A है उसके मोल N1, क्रियाकारक B है उसके मोल N2। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपने कांस्टेंट लगा दिया K, ये हो गया A की पावर N1 B की पावर N2, समीकरण नंबर 1। यहाँ K क्या है आपके पास में, K यहाँ पर अभिक्रिया का वेग नियतांक है। K अभिक्रिया का वेग नियतांक, हमें इसकी परिभाषा निकालनी है। तो परिभाषा निकालने के लिए हमने यहाँ पर A की पावर N1 और B की पावर N2 का मान ले लिया आपने 1 मोल प्रति लीटर, यानी कि सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ले ली A और B की। उस स्थिति में समीकरण 1 क्या होगा आपके पास में, dx/dt इज इक्वल टू K। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से क्या स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया का वेग नियतांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो या 1 मोल प्रति लीटर हो। ये दिए A और B की सांद्रता आपने 1 मोल प्रति लीटर कर दी। इसे हम अभिक्रिया का विशिष्ट वेग नियतांक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता आपने विशिष्ट कर दी है। ये था आपके पास में
परिभाषा, अभिक्रिया का वेग नियतांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा जब क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो। अब इसके मात्रक को ज्ञात कर लें। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है dx अपॉन dt बराबर a की पावर n1 b की पावर n2 समीकरण, जहां dx आपके पास में है सांद्रता में परिवर्तन, dt आपके पास में है समय में परिवर्तन, यहां a क्या है क्रियाकारकों की सांद्रता n1, यहां b क्या क्रियाकारकों की सांद्रता, मोलों की संख्या n2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी और यहां समय को इनवर्स में ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसके साथ था वेग नियतांक k, तो यहां से k का मान बाहर निकाल लें। k को जब बाहर निकालोगे तो पहले इसको इनवर्स में ले जाए, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, dx का तो कर दिया आपने सांद्रता, dt का आपने कर दिया समय के वेग नियतांक, यहां a आ गया आपके पास में क्रियाकारक उसकी सांद्रता, मोलों की संख्या n1, b के लिए भी सांद्रता कर दें क्योंकि ये भी क्रियाकारक ही है, यहां समय को इनवर्स में ले जाएं तो ये हो जाएगा सांद्रता इनटू समय इनवर्स, यहां k बराबर या k आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो सांद्रता की पावर n1 प्लस n2 कर दें, k को बाहर निकाल लें तो कुछ इस प्रकार से होगा सांद्रता इनटू समय इनवर्स अपॉन में सांद्रता की पावर n1 प्लस n2। यहां सांद्रता फिर से ऊपर जाएगा तो ये पावर इनवर्स में आ जाएगी आधार समान होने के कारण सांद्रता के सापेक्ष, तो इसे हम लिखेंगे सांद्रता की पावर 1 माइनस n1 प्लस n2, और यह आ गया आपके पास में समय इनवर्स में। आप सभी को मालूम है कि इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3, चूंकि सांद्रता होती है आपके पास में, सांद्रता बराबर होती है मोल प्रति लीटर, तो इस सांद्रता का मान यहां रख दिया तो k बराबर होगा, सांद्रता की जगह आप मोल प्रति लीटर रख दें तो ये हो जाएगा आपके पास में मोल प्रति लीटर पावर में 1 माइनस n1 प्लस n2, या ये यूं कंफ्यूज कर रहा है आपको तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी तरीका होगा आपके लिए। ये होगा आपके पास में k बराबर सांद्रता का मान कर दिया आपने मोल प्रति लीटर, अब ठीक रहेगा आपके लिए 1 माइनस n1 प्लस n2, और ये कर दिया आपने समय इनवर्स में। यहां इसको लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे k बराबर, ये आ गया आपके पास में मोल पावर में 1 माइनस n1 प्लस n2, और लीटर के सापेक्ष जब जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो पावर इनवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में लीटर की पावर, लीटर के लिए आपके पास में पावर n1 प्लस n2 माइनस 1, और ये समय इनवर्स में, ये आपके पास में होता है समीकरण नंबर 4, जिसकी सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसको अगली स्लाइड में बात करेंगे, अच्छे से पढ़िए। इसी क्रम में बात करें तो मात्रक की अच्छे से ध्यान दें क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन या तो डेरिवेशन पूछेगा या आपसे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा हम आपको बताएंगे। समीकरण नंबर 4 से हमारे पास में समीकरण 4 से यहां अगर हमने n1 प्लस n2 का मान 0 ले लिया, इन दोनों का मान 0 ले लिया, तो ये इनका मान 1-1 हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बात हुई थी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की, उनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, इसलिए वो अपने आप में शून्य कोटि की अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0, तो यहां वैल्यू पुट कर दे समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 4 क्या होगा आपके पास में, k को आप k नोट कर सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं आप वेग नियतांक, तो k नोट कर दिया। यहां आगे आपके पास में मोल 1 माइनस 0 n1 प्लस n2 का मान, ये आ गया आपके पास में लीटर, और देखिए n1 प्लस n2 तो ये हो गया आपके पास में 0 माइनस 1, और ये आ गया आपके पास में समय इनवर्स में, जो कि सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, दिनों में हो सकता है, वर्ष में, महीनों में हो सकता है। तो यहाँ k नोट बराबर मोल आ गया, ये आ गया लीटर इनवर्स में, और ये समय भी इनवर्स में। क्वेश्चन या तो आपसे पूछ लेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, या आपको कह देगा कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 200 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यानी कि समय इनवर्स में आ रहा है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इस टाइप से क्वेश्चन होगा आपके पास। इसी क्रम में सेकंड केस की बात करूं तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी एक क्रियाकार की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो समीकरण नंबर 4 से आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां कर दिया आपने k की जगह तो k1 क्योंकि प्रथम कोटि के लिए है, ये आ गया आपके पास में मोल 1 माइनस n1 प्लस n2, उसका भी मान कर दिया आपने 1, ये कर दिया आपने लीटर 1 माइनस 1, और ये आ गया आपके पास में समय इनवर्स में, ये तो पावर 0 हो गई, इसकी पावर 0 हो गई, तो k1 बराबर हो जाएगा आपके पास में समय इनवर्स में, समय इनवर्स में जो कि सेकंड में हो सकता है तो सेकंड इनवर्स कर दे, मिनट में हो तो मिनट इनवर्स में कर दे, आर में हो तो आर इनवर्स यानी कि घंटा इनवर्स, महीनों में तो महीना इनवर्स, और वर्ष इनवर्स। रेडियो एक्टिव अभिक्रिया जो होती हैं वो अपने आप में पर्टिकुलर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसीलिए उनका मात्रक वर्ष इनवर्स में नहीं रहता है। तो समय इनवर्स आ जाए तो आपके पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 120 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो सेकंड इनवर्स आ गया आपके पास में, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। इसी क्रम में हम 2 केस और बात करेंगे, उसके बाद में हम इस वीडियो का समापन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ बात की जाएगी जिसमें अनुसंख्यता और कोटि की बात करेंगे। तो केस नंबर 3 लगा दे आप यहाँ पे, ये आ गया आपके पास में केस 3। यदि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू आपके पास में 2 हो, तो उस स्थिति में इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए यहाँ k वेग नियतांक जो था आपने वो हमने k2 कर दिया, k2 बराबर यहाँ होता आपके पास में मोल की वैल्यू रख दी यहाँ पर आपने, यहाँ पर्टिकुलर n1 प्लस n2 रखना है तो 1 माइनस 2 कर दिया, ये कर दिया आपने लीटर 2 माइनस 1, और ये कर दिया आपने समय इनवर्स में, तो यहाँ k2 बराबर हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, और ये समय इनवर्स में होगा। समय आपके पास में सेकंड मिनट किसी में भी हो सकता है। क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, यानी कि यहाँ यूनिट जो होगी
शून्य कोटि के जस्ट ऑपोजिट होगी। यहाँ मोल था, यहाँ मोल इनवर्स, यहाँ लीटर था, यहाँ लीटर इनवर्स था, यहाँ लीटर होगा। क्वेश्चन कैसे होगा कि किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक 140 मोल इनवर्स लीटर समय सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो अभिक्रिया की कोटि द्वितीय होगी। ये था आपके पास में पर्टिकुलर केस नंबर 3 की बात। इसी क्रम में बात कर ले एक और केस नंबर 4 की। अगर n1 प्लस n2 बराबर आपके पास में 3 हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया, यानी कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। उस स्थिति में वेग नियतांक को K3 कर दे। यहां आपके पास में मोल 1 - 3 होगा, ये कर दिया आपने लीटर, 3 - 1 कर दिया। यहां आपने कर दिया समय इनवर्स में, तो K3 बराबर ये हो जाएगा आपके पास में मोल इनवर्स 2, ये आ गया आपके पास में लीटर 2, और यह था आपके पास में समय इनवर्स में। ये था आपके पास में तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। इसके लिए भी सेम क्वेश्चन, आपको कोई भी फिजिकल वैल्यू देकर के क्या दे, किसी भी अभिक्रिया का वेग नियतांक 440 मोल इनवर्स 2 लीटर 2 समय सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होंगी। ये था आपके पास में अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और ये चारों केस आपको याद रखनी है। इसी क्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, जिसे हम कहते हैं अनुसंख्यित और कोटि। फिर हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग नियतांक की, समाकलित वेग स्थिरांक की। इसी प्रकार से अपना विश्वास जताते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए, सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग कंटिन्यू रखिए, ताकि दूर दूर तक हम जुड़ सके। क्योंकि अभी आप लोगों की ही हेल्प के कारण से मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लगभग बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी जगह से जुड़ पाया हूं। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।